Good morning, students. So in a previous lecture we have completed question number 13.8. Now question number 13.9 and question number 13.11 होमवर्क में करना है आपको। रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट्स हैं वो लिख के सारे दे दिए हैं और हमने अब तक जितने करवाए हैं उसी के ऊपर से हैं रिएक्शन। सो 13.9 13.11 होमवर्क में करना है। We will start with 13.10. 13.10 An aromatic compound A. 13.10 An aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and KOH forms compound C of molecular formula C6H7N. Write the structures and IUPAC in names of the compounds A, B and C. So first of all जो भी हमें ड्रिल लिख के दिया है वो लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? ए है। ए टू बी कोई कंपाउंड बन रहा है रिएक्शन से एंड बी टू सी कंपाउंड बन रहा है। ओके ए की रिएक्शन करनी है एक्वियस एमोनिया के साथ एंड बी की रिएक्शन उसके बाद करनी है Br2 प्लस KOH के साथ। चलो एंड एक और चीज आपको लिख के दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C, वो क्या है? C6H7N है। C6H7N। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना होगा कि Br2 प्लस KOH एक्वियस एमोनिया वो किस टाइप के रिएजेंट हैं, उससे कौन से टाइप के रिएक्शन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना होगा। अगर ये आपको पता चल जाता है तो इट इज़ वेरी इजी, बराबर। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि Br2 प्लस KOH है वो आपका रिएजेंट है किसका? हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। Br2 प्लस KOH वो आपका हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पे B है वो क्या होना चाहिए? ये हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है तो B क्या होना चाहिए? B मस्ट बी एमाइड कंपाउंड। क्या होना चाहिए? एमाइड होना चाहिए। तो एमाइड Br2 प्लस KOH दूसरी कोई रिएक्शन में यूज नहीं होता हॉफमान ब्रोमामाइड के अलावा। दैट मीन्स एमाइड है तो आपका C क्या होना चाहिए? C होना चाहिए एमाइन, क्योंकि एमाइड टू एमाइन मिलता है तो C मस्ट बी एमाइन। तो हमें ऑलमोस्ट पता चल गया। और ये देख भी लेते हैं कि C6H7N वो किसका फॉर्मूला हो सकता है? तो वो फॉर्मूला एनिलिन के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। NH2 करते हैं तो ही C6H7N हो जाता है। मतलब C हमें पता चल गया, B भी उसकी मदद से डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ बारी है A की। ओके सो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर आपको एसिड क्लोराइड कोई भी कंपाउंड दिया है एंड उसको एक्सेस एमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हो
ओके, तो आपको एमाइड मिलता है, क्योंकि हमें एमाइड बनाने की रिएक्शन भी सोचनी होगी कि कौन सी हो सकती है। एंड आपको एसिड दिया है, एंड उसकी रिएक्शन करते हैं एक्वियस एमोनिया के साथ, तो भी आपको एमाइड मिलेगा। तो हमें तो एमाइड बनाना है, तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, ये आपका ए है, ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए एसिड, ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो आपको वो क्या बना के देगा, एमाइड बना के देगा। इट मीन्स हमें कैसे पता चला, तो पता चला एक्वियस एमोनिया से, एक्वियस एमोनिया की रिएक्शन से, बराबर। तो अब हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं। तो एसिड एमाइड, तो ए क्या होना चाहिए आपका, बेंजोइक एसिड, ये क्या होना चाहिए आपका, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड reacts with aqueous ammonia, it will give benzamide, and further Hofmann bromamide degradation reaction will give you amine. एनिलीन। ओके, चलो रिएजेंट्स लिख देते हैं। विथ एक्वियस एमोनिया हीट करेंगे तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में, एंड विथ Br2 प्लस KOH। तो ये आपका A कंपोनेंट हो गया, ये B कंपाउंड हो गया, एंड ये C। एंड चेक कर लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 C6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया तो नहीं होगा, 5 + 2 7, एंड नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, एनिलीन। सो ऐसे क्वेश्चन MCQ में भी पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे होंगे आपको, चलो A दे दिया है, रिएजेंट लिखा है, B यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, रिएजेंट लिखा है, C यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऐसा भी हो सकता है। या कोई भी आपको 2 दिए होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क दिया होता है और ऑप्शन 4 दिए होते हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में फॉर श्योर। सो ये टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो जो भी रिएजेंट है उसका वर्क है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा, स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। इफ यू हैव गिवन KMnO4 + H2S over there, so that means वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इफ यू हैव गिवन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड + H2 और H2 + Ni और Fe + HCl, Zn + HCl, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है, बराबर। आपको NH2 KOH दिया है तो वो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है, बराबर। आपको सोडियम इन ड्राई ईथर दिया है, दैट मीन्स वो आपका वुड्स रिएक्शन है, बराबर। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के रिएजेंट जो भी है, मतलब आपको रिएजेंट पता है स्पेसिफिक, वो क्या काम करता है वो पता है, तो आपको कन्वर्जन भी इजी होगा एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी इजी होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13.10 कंप्लीट हुआ। 13.11 आपको होमवर्क में बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13.12 वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके, क्योंकि हम लोग अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच कर रहे हैं तो इसके लिए वो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बनाने के लिए ही यूज होता है, एरोमेटिक नहीं बन सकता उसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 13.13 राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस विथ नाइट्रस एसिड।
सो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13.13 तो आपको 12 आपको होमवर्क में करना है। एरोमेटिक और एलिफेटिक क्या है? प्राइमरी एमाइन लेना है, उसके रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, सो वो डायएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे एंड उसके बाद तो आपके पास बहुत सारी रिएक्शन है एरोमेटिक डायएजोनियम सॉल्ट के लिए। तो वो मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट वन इज 13.14। गिव फिजिबल explanation for each of the following. Why are amines are less acidic than alcohols of comparable molecular mass? Amines and alcohol. So first of all acid, तो आपको सबसे पहले तो एसिड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर बराबर उसको क्या बोलते थे हम लोग? बेस बोलते थे। ओके, दैट मीन्स बेस क्या हो जाएगा? H प्लस जो डोनेट करता है, बराबर कि H प्लस गेन करता है उसको हम बोलेंगे। और दूसरा डेफिनेशन क्या होगा कि H इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, H प्लस डोनर एंड इलेक्ट्रॉन गेनर, उसको क्या बोलेंगे हम? एसिड बोलेंगे। सो अल्कोहल एंड दूसरा हो जाएगा, या तो फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि H प्लस जो प्रोड्यूस करता है इजीली। तो सिंपलेस्ट रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ ले लेंगे कि वाटर के अंदर जब भी हम अल्कोहल डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आसानी से प्रोड्यूस कर पाएगा कंपैरिजन विथ एमाइन। एमाइन इजीली H प्लस एक्सेप्ट मतलब डोनेट नहीं कर पाएगा, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, सो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एमाइंस with comparable molecular mass. Second one, why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? ये भी बहुत सिंपल है। प्राइमरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन, बेसिक डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन का एंड अल्काइल ग्रुप का। सो प्राइमरी अमाइन कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर प्राइमरी अमाइन। ओके, दूसरे अमाइन के साथ प्राइमरी होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। टर्शियरी कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शियरी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो वीक हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दैट मीन्स इफ वी वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड वी नीड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा एनर्जी दैट मीन्स एक्स्ट्रा मोर टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। सो प्राइमरी अमाइन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइंस। थर्ड वन, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस? ये भी बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, हम लोग आगे भी ये कर चुके हैं बेसिसिटी जो टॉपिक था उसके अंदर। एरोमेटिक अमाइन H प्लस गेन करेंगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं, तो वो बेस बनेंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वो क्या है? बेस है। H प्लस गेन करेंगे तो वो क्या है? बेस है। ओके, सो एलिफेटिक अमाइन कैन इजीली गेन H प्लस। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है बट उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पैर है, तो वो इजीली डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, तो H प्लस वो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड एमाइन के साथ जो ये अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा उसकी इंटेंसिटी को। यहाँ पे भी वो पॉसिबल नहीं हो सकता
बेंजीन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, फिनाइल। एंड दूसरी एक चीज़ है कि नाइट्रोजन क्या करता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर दे देता है, तो उसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एंड अगर वो H+ गेन कर लेता है तो सिर्फ 2 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज़ मोर स्टेबिलिटी देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो H+ गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कभी गेन नहीं करेगा, उसको सामने से कोई देगा तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेगा, सामने से कोई दे रहा है H+ इजीली, बट वो सामने से किसी और के साथ H+ एक्सेप्ट करने नहीं जाएगा, बल्कि एमाइन होगा वो ऐसा कर सकता है। H+ वो दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब वाटर के साथ लिया है तो वो वाटर से H+ ले सकता है, बराबर। तो वैसा ही यहाँ पे नहीं होगा एरोमेटिक के अंदर। सो एरोमेटिक एमाइन H+ गेन अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है, मतलब वो वीक बेस है, एंड एलिफेटिक एमाइन वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, ऐसा हम लोग बेसिसिटी चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं, बेसिसिटी जो टॉपिक था उसके अंदर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स।